हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग के लिए जो है बायोलॉजी लेके आए हैं आज। और बायोलॉजी में ये पहला चैप्टर है, बस आप लोग को कंटिन्यूटी बना के रखना है ताकि एग्जाम में आप बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु को बोले जाते हैं। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अरस्तु अपने बुक में ठीक है 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का अध्ययन किया है। ठीक है, अरस्तु अपने बुक में, और अरस्तु के बुक का नाम पूछेगा कि किसमें, कौन से बुक में 500 जंतुओं का रचना, स्वभाव, वर्गीकरण का अध्ययन किया है, वर्णन किया है, तो क्या बोलेंगे। तो अरस्तु जो बुक है वह है हिस्टोरिया एनिमिलियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं जंतु इतिहास। इसी में जो है 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किए हैं। कौन? तो अरस्तु। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। इसीलिए अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज याद रखना है। मतलब कि जंतु विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं? तो अरस्तु को बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो वह किए थे लेमार्क। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो वह लेमार्क किए थे। और लेमार्क जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, जो कि बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोलॉजी शब्द पूछेगा तो इसके प्रयोग कौन किए थे? तो लेमार्क किए थे। ठीक है, एवं टर्बेनियस किए थे। ठीक है, लेमार्क जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, टर्बिनियस जो जर्मनी के रहने वाले थे। ये दोनों वैज्ञानिक जो है सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। पहला है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। बोटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बोटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से समझिएगा। बोटनी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बोटनी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। वनस्पति विज्ञान, बोटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में जो है पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, जबकि जूलॉजी जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता है, और बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान में वनस्पति सबका अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक पूछेगा कि इसके जनक कौन है? तो इसके जनक जो है थियोफ्रेटस को बोले जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को बोले जाते हैं। ओके, थियोफ्रेटस को बोले जाते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, थियोफ्रेटस का बुक पूछेगा आपसे कि इसके बुक का नाम बताइए। तो थियोफ्रेटस का बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटिनम। हिस्टोरिया प्लांटिनम जो है ये थियोफ्रेटस का बुक है। ठीक है, जबकि हिस्टोरिया एनिमेलियम ये अरस्तु का बुक है। दोनों आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जूलॉजी का जनक पूछेगा तो जूलॉजी का जनक जो है ये अरस्तु को बोले जाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, बोटनी और जूलॉजी। ठीक है, इसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है, और बोटनी में ठीक है वनस्पति सबका अध्ययन किया जाता है, पौधे लोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेटस को बोलते हैं, और जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं किसके कौन गुरु हैं, किसके कौन गुरु हैं। ठीक है, इसका एक ट्रिक बनाया है आस पास। क्या बना है? आस पास। ठीक है, अब समझिएगा। तो गुरु कैसे होगा? नीचे से ऊपर, मतलब कि ए से क्या हो गया? ए से क्या हो गया? अरस्तु हो गया। अरस्तु के गुरु कौन होंगे? प्लूटो होंगे। प्लूटो के गुरु कौन होंगे? सुकरात होंगे। सुकरात के गुरु कौन होंगे? अफलाटून होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आस पास। ओके, आस पास याद रखना।
तो फिर से बोल देते हैं, जैसे कि देखिए यहां से देखिएगा, एस से क्या हो गया, सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन होंगे, सिकंदर के गुरु कौन होंगे, ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे। सिकंदर के गुरु कौन होंगे, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन होंगे, प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन होंगे, सुकरात। सुकरात के गुरु कौन होंगे, अफलाटून। ठीक है। और सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु, प्लूटो गुरु सुकरात, सुकरात के गुरु अफलाटून, सुकरात गुरु अफलाटून। इसलिए लिख दिए हम लोग आसपास। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखिएगा हिस्टोरिया एनिमिलिया के लेखक पूछेगा आपसे, हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक कौन है, तो वो अरस्तु है। और यही बुक में जो है 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा, तो अरस्तुओं के द्वारा। ठीक है, अरस्तु के द्वारा। अब देखिए यहां से समझिएगा, अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, समझिएगा। टॉपिक का क्या नाम है, सेल। ठीक है, सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब समझिएगा यहां से, हमारा जो शरीर बना है, हमारा जो शरीर बना है कई कोशिकाओं के समूह से बना है, कई कोशिकाओं से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कोशिका जो है ये उत्तक बनाते हैं, बहुत सारी कोशिका क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और बहुत सारे उत्तक क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र क्या बनाते हैं, तो शरीर बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो शरीर का जो निर्माण होता है, शरीर का जो निर्माण किया गया है, ये कैसे हुआ है, तो कई कोशिकाओं से हुआ है, कई उत्तक से हुआ है, कई अंग से हुआ है, कई अंग तंत्र से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह शरीर का निर्माण हुआ है। तो पहले कोशिका, बहुत सारी कोशिका उत्तक बनाते हैं, बहुत सारे उत्तक अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग अंग तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारा अंग तंत्र जो है ये शरीर का निर्माण कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का खोज कौन किए थे, कोशिका का खोज कौन किए थे, तो वह किए थे रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन रॉबर्ट हुक जो है ये मृत कोशिका की खोज किए थे। खोज तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ही किए थे, लेकिन ये मरा हुआ कोशिका की खोज कर दिए थे, कौन, रॉबर्ट हुक। कोई दिक्कत नहीं है। और रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के खोज कब किए थे, तो 1665 में किए थे। कब किए थे, 1665 में किए थे। ठीक है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब, 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो किए थे रॉबर्ट हुक के बाद, यह कौन किए थे, यह किए थे लुवेनहोक। कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। तो जीवित कोशिका की खोज पूछेगा तो लुवेनहोक, और मृत कोशिका, मरा हुआ कोशिका खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, लुवेनहोक जो है, लुवेनहोक जो है और क्या क्या चीज के खोज किए हैं, तो समझिएगा जंतु विज्ञान की खोज। ठीक है, जंतु विज्ञान के, देखिए जीवाणु विज्ञान की खोज कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। सूक्ष्म विज्ञान की खोज कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखना है, समझिएगा जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, आरबीसी, क्या क्या बोले, जीवाणु, सूक्ष्म विज्ञान, आरबीसी। ठीक है, ये सब के खोज कौन किए थे, तो लुवेनहोक किए थे। कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल की खोज कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए नर युग्मक, मानव के नर युग्मक को क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, मेल नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, याद रखिएगा। इसकी खोज जो किए थे, मतलब नर युग्मक की जो खोज किए थे वह किए थे लुवेनहोक। नर युग्मक की खोज कौन किए थे, लुवेनहोक। तो नर युग्मक को क्या बोले जाते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, आप समझिएगा सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया आपसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है पृथ्वी पर, तो क्या बोलेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये पृथ्वी पर सबसे, पृथ्वी पे क्या, वर्ल्ड ओवर में, वर्ल्ड ओवर मतलब विश्व में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, अब समझिएगा मानव शरीर में अगर पूछ लिया कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है,
अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में अंडाणु होती है, जो कि फीमेल में पाए जाते हैं। फीमेल में पाए जाते हैं सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया आपसे, तो सबसे छोटी जो होती है ये होती है स्पर्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे बोलते हैं स्पर्म। और स्पर्म जो पाए जाते हैं ये मेल में पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका कहलाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु कहलाते हैं, और शुक्राणु जो है दोनों में बनता है, मेल और फीमेल दोनों में बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिकांग, कोशिकांग को समझिएगा। कोशिकांग में आपको एक पादप कोशिका देखने को मिलेगा, एक जंतु कोशिका देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सी कोशिका है? तो पादप कोशिका है। कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका है। और ये जो है ये जंतु कोशिका है। तो कोशिका में आपको एक पादप कोशिका देखने को मिलेगा, एक जंतु कोशिका देखने को मिलेगा कोशिका में। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो ये जो पादप कोशिका है और ये जो जंतु कोशिका है, इसमें आपसे डिफरेंट पूछेगा, इसमें समानता क्या है, अंतर क्या है। तो इसमें जो है कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में बस 2 ही अंतर आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में जो है ऊपर का लेयर जो है, ये वाला लेयर, ये जो लेयर है, ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ऊपर का लेयर नहीं पाया जाता, मतलब पादप भित्ति नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर यही है। तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ साथ पादप झिल्ली भी पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए, पहले पादप कोशिका समझते हैं। पादप कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं? तो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ये हो गया झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, गोल्जी क्या होती है, ये हो गया गोल्जी का। अंतःपर्दव जलिका होती है, ये हो गया अंतःपर्दव जलिका। केंद्रक होते हैं, जो यहाँ जो दिख रहा है ये केंद्रक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। रसधानी होते हैं, पादप कोशिका में रसधानी होते हैं, ये जो है यहाँ पर ये रसधानी है। ठीक है, हरित लवक होते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये हरित लवक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में जो है गोल्जी काय पाए जाते हैं, अंतःपर्दव जलिका पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। ठीक है, और केंद्रक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, रसधानी पाए जाते हैं। समानता की बात बोलेंगे तो ये दोनों में जो है, ये दोनों में आपको 2 समानता देखने को मिला होगा। ठीक है, पादप कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका चकोर होता है। ये क्या है? पादप कोशिका क्या है? चकोर होता है, जबकि जंतु कोशिका जो है लगभग गोल होता है। बस यही 2 अंतर है। ठीक है, पादप कोशिका चकोर होता है, चकोर, और जंतु कोशिका लगभग गोल होता है। ठीक है, बस यही अंतर है, बस यही अंतर है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, और जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही दोनों अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं। पादप कोशिका जो है यह चकोर होता है, जबकि जंतु कोशिका लगभग जो है गोल होता है। ठीक है, अब देखिए, पादप कोशिका में जो रसधानी होती है, इसका रसधानी बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका की रसधानी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और रसधानी बड़ा होने के कारण, मतलब यही कारण है कि पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है ये बीच में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है यह बीच में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
देखिए ये हो गया पादप कोशिका, तो इसका केंद्रक देखिए ये साइड में पाया जाता है, ठीक है। राजधानी बड़ा होने के कारण जो है केंद्रक जो है पादप कोशिका का ये साइड में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा जंतु जंतु कोशिका का जो राजधानी होता है वो लगभग मतलब छोटा होता है। जंतु कोशिका की राजधानी कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। हम लोग में राजधानी कैसा होता है? छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में राजधानी बड़ा होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया पादप कोशिका, तो सबसे बाहरी आवरण कौन हो गया? ये हो गया बाहरी आवरण, इसे क्या बोलते हैं? इसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। यही चीज तो हम लिखे हैं ऊपर वाला भाग को, क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। जबकि जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। देखिए ये हो गया जंतु कोशिका। ऊपर का जो लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। बाहरी आवरण जो ये क्या है? कोशिका झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति, और जबकि जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जबकि पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति बोलते हैं, और कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब देखिएगा ये जंतु कोशिका है, ये क्या है? ये जंतु कोशिका। ध्यान से समझिएगा, ये बीच में जो है ये क्या है? ये बीच में जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं केंद्र का, बीच में केंद्र का पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां जो केंद्रका के ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऐसे गोल गोल है, ये क्या है? तो ये केंद्रक है, ठीक है। केंद्र का बीच में पाए जाते हैं, उसके ऊपर में क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। बाद में जो है जूम करके देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा न्यूक्लियस को जो है कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस ही होते हैं जो कि सबको आदेश देते हैं कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। आगे बताएंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या ऐसे अंग हैं, ठीक है। अब समझिएगा, और ये जो बिंदा बिंदा आप देख रहे हैं, मतलब ये जो देख रहे हैं बिंदा बिंदा बहुत सारा देख रहे हैं, इसे कोशिका का द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव जो है ये सब क्या है? कोशिका द्रव है, ठीक है, कोशिका द्रव है। लेकिन केंद्रिका मतलब यहां जो पाए जाते हैं ये सब चीज, ये क्या है? तो केंद्रक द्रव है। केंद्र के अंदर पाया जाता तो क्या हो गया? केंद्रक द्रव, ठीक है। केंद्र के बाहर पाया जाता तो उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, कोई दिक्कत नहीं। और कोशिका द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। और ये जो साइटोप्लाज्मा होते हैं ये अर्ध तरल पदार्थ होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है, मतलब दही के जैसा जो है अर्ध तरल पदार्थ होता है। पूछेगा आपसे कि कोशिका द्रव कैसा होता है, तो यह अर्ध तरल पदार्थ होता है जो कि दही के तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पूरा कोशिका हो गया, तो कोशिका सबका एक परिवार होता है, सबका एक परिवार होता है। आपका परिवार होगा, ठीक है, सबका परिवार होता है ना, आपका, मेरा, सभी का। तो कोशिका के अंदर जो है परिवार के रूप में काम कौन कौन करते हैं, तो समझिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ईआर का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी का मतलब हो गया सेंट्रोसोम, और बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को बोलते हैं मुखिया। न्यूक्लियस ही जो है सबको आदेश देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, गोल्जी बॉडी को। इस सब का काम क्या है? इस सब का काम है इसका आदेश मानना, न्यूक्लियस का आदेश मानना। मुखिया कौन है? आपके घर का मुखिया कौन है? पापा होंगे, मम्मी होंगे, ठीक है। पापा कमांड में हाथ है तो सबसे बड़ा मुखिया कौन हो गया? पापा हो गया। तो सबका बाप बोल सकते हैं न्यूक्लियस, मतलब कि सबको आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। तो ये कोशिका के अंदर ये सब चीज पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन ये सब जो है ये सब क्या होते हैं? तो ये सब जंतु कोशिका में
पाए जाते हैं और यह जो है कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं हमेशा। यही चीज ने यहाँ पर है, यही चीज ने हम यहाँ पे उतारे हैं। तो ये हो गया बिंदा बिंदा क्या होगा द्रव, कोशिका द्रव। ये सारा कोशिका द्रव में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब क्या होता है हमेशा तैरते रहता है, लिबिर लिबिर करते रहता है। एक चीज और है कि अगर ये द्रव नहीं रहेगा ना, द्रव अगर नहीं रहेगा तो ये क्या होगा आपस में ही लड़ जाएगा, आपस में ही लड़ जाएगा। तो यही द्रव जो है एक दूसरे को बांध के रखता है, चिपका के रखता है, उधर घसका के रखता है, ठीक है, समानता बना के रखता है। अगर ये द्रव नहीं रहेगा तो एक दूसरे में टकरा जाएगा। कैसे कैसे मतलब ढनमन, मतलब बर्तन कैसे ढनमन करता है एक जगह रहता है तो ढनमना जाएगा, ठीक है। और सबका एक काम होता है, जैसे कि इसमें एक खतरनाक एंजाइम होता है लाइसोसोम, इसमें पाया जाता है एक लाइसोसोम। लाइसोसोम में जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, अगर उससे कोई टकरा जाता है तो वो बम का काम करता है, धमाका। इसीलिए बोला जाता है कोशिका का बम, या बोल सकते हैं आप एटम बम। किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। तो इसीलिए सबका अलग रहना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। अगर अलग नहीं रहेगा, समानता नहीं रखेगा, ठीक है, अपने आप से मतलब नहीं रखेगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबको बांध के कौन रखता है, कोशिका द्रव। कोई दिक्कत नहीं। और कोशिका द्रव में क्या होते हैं, ये सब तैरते रहते हैं, जितना भी देख रहे होंगे। तो सबका शॉर्ट फॉर्म लिखे, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, सी से सेंट्रोसोम, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से राइबोसोम, एल से लाइसोसोम, जी से गोल्जी बॉडी और एन से न्यूक्लियस। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां समझिएगा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के कुछ मुख्य बातें समझिएगा। कोशिका सिद्धांत पहले पूछेगा आपसे कि कोशिका सिद्धांत दिया कौन था। तो ये दिए थे सलाइडेन एवं स्वान। कौन दिए थे कोशिका सिद्धांत, सलाइडेन और स्वान दिए थे, ठीक है। अब देखिएगा कोशिका सिद्धांत में पहला बात बोला गया है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है कोशिका से ही होती है। हमारा आपका कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है किससे होती है, तो कोशिका से ही हुई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, दूसरा नंबर बोला गया है कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव का जो शरीर बना है या फिर प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति हुई है या शरीर हो, कुछ भी हो, सारा चीज जो है कोशिकाओं से मिलके ही बना है, एक या अनेक कोशिकाओं से मिलके ही बना है। तो हम आपको क्या बोले थे, पहले क्या हो गया, पहले कोशिका हो गया, ठीक है। कई कोशिका मिलके क्या बनाता था, उत्तक बनाता था। और कई उत्तक मिलके क्या बनाता था, उत्तक अंग बनाता था, ठीक है। कई उत्तक अंग मिलके क्या बनाता था, अंग बनाता था, ठीक है। ये सब इस तरह से हम पहले क्लास में हम बता चुके हैं। कई कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करता है, कई उत्तक मिलके अंग का निर्माण करते हैं और कई अंग मिलके शरीर बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही चीज तो बोला गया, प्रत्येक जीव का जो शरीर है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलके बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर बोला गया है कि कोशिकाओं का निर्माण जो है जिस क्रिया में होता है, मतलब कोशिकाओं का निर्माण जो है जिस क्रिया, उसमें केंद्रक का मुख्य कार्य करता होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें मुख्य जो काम है वो केंद्रक का काम होता है। हम आपको बताए थे ना, ये केंद्रक जो है, यही केंद्रक सबको आदेश देता है, सबको बांध के रखता है, सबको डिसिप्लिन में रखता है, ठीक है। कौन, तो वही, तो मुख्य क्रिया कौन करते हैं, तो वो केंद्रक करते हैं, ठीक है। कार्यकर्ता किसे बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। आगे देखते हैं, देखिए नोट में लिखा है कई कोशिका जो है पुरानी कोशिका से ही कोशिकाओं का विभाजन उत्पन्न होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि नया कोशिका बनाना है तो पुरानी कोशिका जो होती है उसके विभाजन के फलस्वरूप नया कोशिका का निर्माण होता है। यही बोला गया है कि नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से ही कोशिका विभाजन से उत्पन्न होता है। नया कोशिका का जो निर्माण होगा ना, ये पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप नया कोशिका बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, तो ये सब बातें कौन बोले थे कि पुरानी कोशिका से नया कोशिका का निर्माण होता है, तो ये बोले थे एडोल्फ विर्चो। कब बोले थे, 1855 में। कब बोले थे, 1855 में। अब समझिएगा, सबसे तेज जो है कोशिका का विभाजन जो होता है, सबसे तेज किसमें होता है, तो यकृत में बोलते हैं। सबसे तेज किसमें होता है, यकृत में होता है। यकृत को जिगर बोलते हैं, लिवर बोलते हैं, फंसिएगा नहीं, ठीक है।
सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में होता है। अगर यकृत में मतलब लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे मान ले चाकू लग गया, लीवर में क्या हो गया, चाकू लग गया, तो जल्दी से कवर करके उसे ठीक कर देगा। वही अगर मस्तिष्क में पुलिस लोग जो है, मतलब पुलिस विभाग में जो व्यक्ति हैं या फिर जो भी पुलिस लोग जो चालान काटते हैं, क्यों बोलते हैं आपको कि हेलमेट लगाइए? क्योंकि अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग गया तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इंसान की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क में चोट लगने के बाद जो है वो विभाजन ही नहीं होता है, ठीक ही नहीं होता है जल्दी, बहुत कम धीमी गति से ठीक होता है। ठीक हुआ तो हुआ, 90% केस में जो है ये जान ही चली जाती है, ठीक है। इसलिए सबसे धीमी विभाजन मस्तिष्क में होता है और सबसे तेज विभाजन यकृत में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। और सबसे सेल डिवीजन, एक और चीज याद रखिएगा, छिपकली के पूछ देखते होंगे कि पूछ अगर कट जाता है तो फिर से वो अपना नया पूछ जल्दी से तैयार कर लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो है लेक्चर नंबर 3 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोशिका जो है, आपको 2 प्रकार की कोशिका पढ़ने को मिलेगा। एक मिलेगा बहुकोशीय, एक मिलेगा एक कोशीय। अब दोनों समझिएगा। देखिए एक कोशिया में जो है जीवाणु सब आते हैं, एक कोशिया में जीवाणु सब आते हैं। और जीवाणु में सबसे छोटा जीवाणु जो होते हैं, सबसे छोटी कोशिका जो होते हैं, ये कहलाते हैं माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम, ठीक है। ये कोशिका में सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नीली, हरी, शैवाल, ये सब भी जो है एक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? एक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, जीवाणु पूछेगा आपसे कि जीवाणु के खोज कौन किए थे, तो आप क्या बोलेंगे? लूवेनहॉक किए थे। जीवाणु के खोज कौन किए थे? लूवेनहॉक किए थे, ठीक है। और जीवाणु सब एक कोशिका में आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जीवाणु जो होते हैं ये हर तरह के टेम्परेचर में जीवित रह सकता है। जीवाणु हर तरह के टेम्परेचर में ये जीवित रह सकता है, ओके। अब देखते हैं आगे, विषाणु, इसकी जो कोशिका होती है, विषाणु की जो कोशिका होती है, ये मृत रूप में पाई जाती है। पूछेगा कि विषाणु की जो कोशिका होती है ये जीवित रूप में पाई जाती है कि मृत रूप में पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है? ये मृत रूप में पाई जाती है। लेकिन जैसे ही किसी के शरीर में प्रवेश किया, किसी के द्वारा प्रवेश किया, शरीर में ही प्रवेश कर गया अगर विषाणु, तो ये मृत से जीवित हो जाते हैं, जब तक वातावरण में वायरस है तब तक ये मरा हुआ है। जैसे ही शरीर में प्रवेश किया ये जीवित हो जाते हैं। बस यही है विषाणु का गुण। इसके खोज कौन किए थे? तो इसके खोज किए थे इवानोव्स्की। कौन किए थे? इवानोव्स्की जो है इसके खोज किए थे। बस आपको ये चीज याद रखना है, यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। इसके खोज कौन किए थे? इवानोव्स्की किए थे। अब देखिएगा विषाणु जो है ये तंबाकू के पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू में पूछेगा कि रोग जो होते हैं किसके वजह से होते हैं, तो विषाणु की वजह से होते हैं, ठीक है। मोजे के रोग जो होते हैं, ओके। अब देखिएगा यहां समझिएगा, विषाणु का बाह्य आवरण, विषाणु का जो बाह्य आवरण बना होता है, मान लीजिए विषाणु है तो विषाणु का जो बाह्य आवरण बना होता है ऐसे करके, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, ओके। आगे देखते हैं विषाणु जो अभी हम बोले आपको, विषाणु तब तक जीवित नहीं हो सकता है जब तक कोई किसी के शरीर में वो प्रवेश नहीं किया हो। वातावरण में है तो वो मरा हुआ है। अगर वातावरण से उठ के किसी के शरीर में प्रवेश कर गया विषाणु, तो वो क्या हो जाते हैं? वो जीवित हो जाते हैं, ठीक है। तो वातावरण में क्या होते हैं? वो मृत होकर पड़े रहते हैं विषाणु। जैसे ही दूसरा के शरीर में प्रवेश किया ये क्या होते हैं? जीवित हो जाते हैं, ठीक है। ये अपना रंग प्रदर्शन करने स्टार्ट कर देता है। तो ही बोला गया है विषाणु जब तक वातावरण में रहता है तब तक वो मृत रहता है, लेकिन जैसे ही शरीर में प्रवेश किया वो क्या होते हैं? वो जीवित हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अब हम कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। सेल मतलब कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोशिकाओं में मतलब कौन कौन अंग हैं कोशिका के, कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं, वो ये चीज हम कल भी बताए थे आप लोग को। तो ये पूरा हो गया कोशिका।
ये क्या हो गया, कोशिका। कोशिका के अंदर क्या क्या अंग है, क्या क्या चीज पाए जाते हैं, तो हम आपको कल भी बताए थे। डीएनए, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, इसलिए हम एंड से दर्शाए हैं। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब चीज को जो है हम धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि आपको याद होगा कि पादप की जो कोशिका होती थी, पादप की जो कोशिका होती थी, वो पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि ये उसका जो बाहरी आवरण होता है ये कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, जिस तरह से महाभारत में कर्ण के शरीर में कैसे सुरक्षा कवच लगा हुआ रहता था ना, वैसे ही पादप की जो कोशिका होती थी उसके ऊपर जो बाहरी आवरण होता था उसे बोलते थे कोशिका भित्ति। तो पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। ओके, अब यहां ध्यान समझिएगा, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। क्या बोले, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिका में दोनों पाई जाती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो यह केवल पादप कोशिका में ही होती है और जंतु कोशिका में ये क्या होते हैं, तो ये नहीं होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य काम क्या है, तो कोशिका भित्ति का मुख्य काम है पेड़ पौधे की सुरक्षा करना। पेड़ पौधे की सुरक्षा करना, पेड़ पौधे में जब देखेंगे तो देखते हैं एक बार जब कुल्हाड़ी चलाएंगे तो एक बार में उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो अंदर का जो मटेरियल है वो नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, सेल वॉल चढ़ा हुआ है, कोशिका भित्ति चढ़ा हुआ है। ठीक है, देखते होंगे कभी कभी कोई चिड़िया को डाल पे बैठ के लोलवा पे जो है मुंहमा पे एकदम मुंह से एकदम मारते रहता है, तो पेड़ पौधे को कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर बाहरी आवरण होता है। जब तक मारते रहता है चिड़िया लोल, जब तक वो उसका बाहरी अंदर का मटेरियल बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो पेड़ पौधे की रक्षा करने का काम कौन करते हैं, कोशिका भित्ति करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। पादप की कोशिका भित्ति जो है ये बने किसकी होती है, समझिएगा, ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। पादप की कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति तो पादप में ही पाए जाते हैं, तो पादप की कोशिका भित्ति जो बने होते हैं ये होते हैं सेल्यूलोज के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझिएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बने होते हैं काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। कवक का अध्ययन पूछेगा आपसे तो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिएगा, शैवाल का अध्ययन पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, तो बीच की कड़ी को बोलते हैं लाइकन। लाइकन जो बने होते हैं शैवाल और कवक के बीच की कड़ी कहलाते हैं लाइकन। ठीक है, तो पूछेगा शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां समझिएगा। देखिए, लाइकन से क्या प्राप्त होता है, लाइकन से पूछेगा, ये जो लाइकन है इससे क्या प्राप्त होता है, तो लिटमस प्राप्त होता है। क्या होता है, लिटमस प्राप्त होता है। पूछेगा आपसे लिटमस पत्र किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो लाइकन से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, लाइकन से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। लाइकन जो है ये वायु का सूचक कहलाता है। लाइकन क्या है, वायु का सूचक कहलाता है, वायु का सूचक होता है। ठीक है, पूछेगा कि वायु का सूचक कौन होता है, तो क्या बोलेंगे, लाइकन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब यहां समझिएगा, कोशिका भित्ति के निर्माण में अगर कोई चीज का निर्माण हो रहा है, जैसे कि हमारे हाथ पैर शरीर का निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हो गया, ऐसे तो होगा नहीं निर्माण। पहले कोशिका बना, ठीक है, फिर कोशिका से क्या बना, उत्तक बना, उत्तक से क्या बना, उत्तक अंग बना, उत्तक तंत्र बना, इस तरह से हुआ। तो वही बोला गया है कि कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन सहायक है, कैसे कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। तो समझिएगा, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाती है वो निभाते हैं सेल्यूलोज, फिर पैक्टिन, फिर लैग्नीज, हेमीसेल्यूलोज, फिर काइटिन, फिर क्यूटिन। ये सब के फलस्वरूप जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में क्या क्या होते हैं, पहला सेल्यूलोज, दूसरा पैक्टिन, तीसरा लिग्निज, ठीक है, चौथा हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, पांचवा क्यूटिन और छठा काइटिन। ठीक है,
ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में ये सब सहायक होते हैं, सेलुलोज, पेक्टिन, लैग्नीज, हेमीसेलुलोज, क्यूटिन, काइटिन, ये सब सहायक निभाते हैं, ठीक है। आगे कोशिका झिल्ली, अब देखते हैं कोशिका झिल्ली। तो पहला टॉपिक हम क्या देखें, पहला टॉपिक में कोशिका भित्ति देखें, ओके। अब देखने वाले हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु में पाए जाते हैं, ये केवल जंतु में तो पाए ही जाते हैं और पादप में ही पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये मुख्य रूप से जंतु में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। और जंतु में पूछेगा क्या नहीं होती है, तो वह कोशिका भित्ति नहीं होती है, भित्ति नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, फंसिएगा नहीं। देखिए कोशिका झिल्ली, अब इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ध्यान समझिएगा, यह जो होते हैं ये अर्धपरागम होते हैं। क्या होते हैं? अर्धपरागम होते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपरागम होती है, ओके। यह जो है वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। कोशिका झिल्ली जो है वसा प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है, और वसा प्लस प्रोटीन क्या कहलाता है? तो लाइकोप्रोटीन कहलाता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें जो है परासरण की क्रिया होती है, ठीक है। किसमें? कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली में परासरण की क्रिया होती है, याद रखिएगा। आगे समझते हैं, जैसे कि यहां समझिए, यहां जो है अर्धपरागम झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है? अर्धपरागम झिल्ली पाई जाती है। पूछेगा आपसे कोशिका झिल्ली जो है होती है ये कैसी झिल्ली पाई जाती है, कैसी झिल्ली होती है? तो ये अर्धपरागम झिल्ली होती है, ठीक है। देखिए अर्धपरागम झिल्ली जहां होती है वहां परासरण की क्रिया होती है। जहां अर्धपरागम झिल्ली होगा वहां परासरण की क्रिया होगा। अब परासरण की क्रिया कहां होती है? तो कोशिका झिल्ली में होती है, ठीक है। आगे कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कहलाती है। मान लीजिए ये जंतु कोशिका है, तो यह इसका जो है ऊपरी परत क्या कहलाएगा? सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाएगा। एक और परत चढ़ा दिए इसके ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत चढ़ा दिए, तो ये क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति कहलाएगा, कोशिका भित्ति कहलाएगा। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। जबकि सिर्फ कोशिका झिल्ली बोलेगा तो किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। यही बोला गया है, कोशिका की जो बाहरी झिल्ली कहलाती है, ठीक है, वह जंतु कोशिका में पाई जाती है, ना कि पादप कोशिका में, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाती है, ओके। और यह जो है पादप कोशिका की दूसरी परत कहलाती है। पादप कोशिका की दूसरी परत कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका की पहली परत कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका की पहली परत बाह्य पहली परत तो क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोशिका झिल्ली की संरचना जो हुई है, कोशिका झिल्ली की जो संरचना हुई है या कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट जो है, ये मेम्ब्रेन मॉडल जो है, ये दिए कौन थे? तो ये दिए थे रॉबर्टसन। पूछेगा कोशिका झिल्ली की संरचना यूनिट जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन मॉडल, ये कौन दिए थे? ये दिए थे रॉबर्टसन। कब दिए थे? तो 1959 में दिए थे। कब दिए थे? 1959 में दिए थे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे आप लोग को, जितना भी पढ़ाते हैं नोट्स बनाइए। जो पढ़ाते हैं डीप कंटेंट से पढ़ाते हैं, डीप घुस के पढ़ाते हैं, तो पढ़िए। एग्जाम निकलना है तो आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा, अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और जो भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से उसको कवर करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए यह जो है लेक्चर नंबर 3 है, बायोलॉजी चल रहा है लुसेंट सीरीज में। अगर आप लोग 1 से लेकर 3 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अंदर घुस के पढ़ा रहे हैं, डीप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल देख रहे थे, सेल में हम कोशिकाओं के बारे में देख रहे थे, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ हुआ करते थे, ठीक है। जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब हुआ करते थे, तो वो हम देखेंगे आज, ठीक है। देखिए सूत्रकणिका, सूत्रकणिका समझिएगा। सूत्रकणिका किसे बोलते हैं?
बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का ही हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सूत्रकणिका मतलब इसकी खोज पूछेंगे आपसे, इसके खोज कौन किए थे, तब आप क्या बोलेंगे? तो इसके खोज किए थे अल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज कौन किए थे? अल्टमैन किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन अगर नामांकन पूछ लिया आपसे किसका नामांकन कौन किए थे, तो वो किए थे सी बेंडा। कौन किए थे? बेंडा। बेंडा जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किए थे, जबकि खोज जो है अल्टमैन किए थे। खोज कौन किए थे? अल्टमैन किए थे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये जो है ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होते हैं वो समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको आरएनए देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली की आकृति पाई जाती है। दोहरी झिल्ली का अर्थ ये हो गया 1 और 2, मतलब दोहरी झिल्ली की ये बनी होती है। ठीक है, अब देखिएगा क्रिस्टी, ये दिख रहा होगा आपको क्रिस्टी। क्रिस्टी किसे बोलते हैं? क्रिस्टी पूछेगा आपसे, क्रिस्टी बोलते किसे हैं? तो क्रिस्टी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगली नुमा संरचना होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो उंगली नामा संरचना है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी। ठीक है, उंगली नुमा संरचना को। अब ध्यान से समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन ये 38 एटीपी का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ। ठीक है, 38 एटीपी के निर्माण करने के लिए इसे ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ये सब अगर आप इसे ला के देंगे तो ये जो है 38 एटीपी का निर्माण कर देगा, और वही 38 एटीपी जो है बाद में एक ग्लूकोज बनाता है, और वही ग्लूकोज जो है हम लोग को ऊर्जा देता है। इसीलिए कहा जाता है सेल मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसी का काम है ऊर्जा देना। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं। देखिए 38 एटीपी उत्पन्न करता है। एटीपी का पूरा नाम पूछ लेगा आपसे। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का पूरा नाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 38 एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज बनता है? तो 1 ग्लूकोज बनता है। कितना बनता है? 1 ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, नो डाउट। अब ध्यान से समझिएगा, इसी कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ सेल। आप समझिएगा, इसमें जो है क्रेब्स चक्र, इसमें क्रेब्स चक्र जो पाए जाते हैं ये मैट्रिक्स में संपन्न होती है। मतलब कहने का अर्थ ये समझिए, क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र पाया जाता है। और वही क्रेब्स चक्र में जब आप नाइट्रोजन ला के देंगे, ऑक्सीजन ला के देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ला के देंगे, तो उसी से ट्रांसफर होके उसी से प्रोसेस से क्या उत्पन्न होता है? 38 एटीपी उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं, समझिएगा। देखिएगा श्वसन, थोड़ा श्वसन से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा वातावरण में नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। ठीक है ना। अब देखिएगा श्वसन के माध्यम से हम समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे एटीपी का निर्माण होता है। ध्यान समझिएगा। तो ये हो गया श्वसन। अब श्वसन किसे बोलते हैं? तो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन बोलते हैं। जब हम सांस ग्रहण करते हैं, ग्रहण किए तो वातावरण में जितना ऑक्सीजन है, जितना नाइट्रोजन है, वो भी हम ग्रहण कर लिए। तो ग्रहण करने की क्रिया को बोलते हैं इनहेलेशन, और छोड़ने की क्रिया बोलते हैं एक्सहेलेशन। मतलब कहने का अर्थ ये समझिए हिंदी में कि सांस जब अंदर ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन जितना है वातावरण वो ले लेते हैं। तो यही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हम कहाँ रखते हैं? फेफड़ा में रखते हैं। समझिएगा, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास हम जाएंगे अभी।
सारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हम कहाँ रखते हैं? फेफड़ा में रखते हैं। और फेफड़ा में जैसे ही आप रखेंगे तो वहाँ आरबीसी को पता चलेगा। आरबीसी मतलब ब्लड को पता चलेगा। ब्लड जो है दौड़ के आएगा, फेफड़ा के पास दौड़ के आएगा और सारा गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा गैस को उठा के ऐसे बोरा में पैक करके उठा के दौड़ के लेके जाएगा। कितना के रफ्तार में? 120 के रफ्तार में। इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक, इसे बोलते हैं सिस्टोलिक। और नीचे वाला क्या बोलते हैं? डायलोस्टिक। तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है कितना होता है? 120/80 होता है ना। तो सारा जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उठा के ऑक्सीजन पूछेगा आपसे कि ब्लड का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना। कौन करते हैं? परिवहन का अर्थ क्या हो गया? लेके ढोना, लेके जाना। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को उठा के कहाँ से? फेफड़ा से। किसको देता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये सब किसको देता है? ये देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। कौन देता है? आरबीसी मतलब ब्लड, ठीक है, ब्लड देता है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलते रहता है, धड़ 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 धड़, ठीक है, क्रेब्स चक्र चलता है। और वही क्रेब्स चक्र चलने के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। और यही 38 एटीपी एक ग्लूकोज बनाता है और वही ग्लूकोज मुझे ऊर्जा देता है। समझ में आ गया होगा क्रेब्स चक्र का काम क्या है? कैसे गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं ना बोरा में पैक करके, तो कैसे एकदम गेहूं आटा बन के आता है। तो वैसे ही समझिएगा। ग्रहण जितना ग्रहण किया तो अब देखिए कचरा उचरा जो निकलने वाला है, मतलब नाइट्रोजन 78% ग्रहण किए थे तो अब छोड़ेंगे। जो ब्लड लेके गया था माइटोकॉन्ड्रिया के पास सारा चीज, अब वो कुछ तो रिलीज करेगा ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो रिलीज करता है। रिलीज कैसे करता है तो समझिएगा। क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण हुआ, यही एक ग्लूकोज बना ना। अब इसका काम खत्म हो गया, ये ग्रहण जो किए खत्म हो गया और थोड़ा बहुत मटेरियल बचा। मटेरियल में क्या बचा? तो नाइट्रोजन 78% ग्रहण किए थे तो 78% ही छोड़ देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र के द्वारा 78% ही छोड़ देते हैं। CO2 जो है, CO2 0.03% ग्रहण किए थे, छोड़ता कितना है? 4% छोड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण किए थे हम लोग 21% ग्रहण किए थे, छोड़ेगा कितना? 17%। 4% जो है घट के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और ये बदलता कौन है? क्रेब्स चक्र बदलता है, माइटोकॉन्ड्रिया बदलता है, ठीक है। और ये सब जब बदल जाएगा तो आपको क्या बोले थे कि ब्लड का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बोले थे ना। अब फिर से जो है ब्लड क्या करेगा? उस सारा गैस को उठा के फिर से फेफड़ा में लेके आएगा, दौड़ के लेके गया था 120 की रफ्तार में, दौड़ के आएगा 80 की रफ्तार में, ठीक। 120 को बोलते थे हम लोग सिस्टोलिक और 80 को बोलते थे हम लोग डायलोस्टिक, ठीक है, बोलते थे ना। रक्तचाप मनुष्य का कितना? 120/80, ठीक है। तो अब जो रिलीज करेगा नाइट्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, क्रेब्स चक्र के द्वारा 78% नाइट्रोजन लिए थे, 78% छोड़ देगा। ऑक्सीजन 17% लिए थे, मतलब 21% लिए थे, 17% छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए थे, लेकिन छोड़ेगा कितना? 4%। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है 4% बढ़ गया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा, क्रेब्स चक्र बोलेगा कि ब्लड सुनो, अब जो है फेफड़ा पास पहुंचाया, मेरा काम हो गया। तो ये फेफड़ा पास जो लेके आएगा 80 की रफ्तार में, लेके जो गया था 120 की रफ्तार में। तो क्रेब्स चक्र समझा दिए हम, श्वसन भी थोड़ा बहुत समझा दिए। समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोग को। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है खुद का डीएनए और आरएनए, खुद का डीएनए और आरएनए एवं राइबोसोम होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब समझिएगा माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाए जाते हैं?
और किस में नहीं पाए जाते हैं। तो समझिएगा, ये पेड़ पौधे तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। जंतु मतलब हम लोग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, किस में नहीं पाए जाते माइटोकॉन्ड्रिया? तो समझिए, ये जीवाणु में नहीं पाए जाएंगे, नीली हरी शैवाल में नहीं पाए जाते हैं, मोनेरा जगत के जो भी आते हैं मोनेरा में नहीं पाए जाते हैं। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछेगा किस में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं पौधे में, जंतुओं में, ठीक है, और नहीं पाए जाते हैं जीवाणु में, नीली हरी शैवाल में तथा मोनेरा जगत के जो भी चीज आते हैं मोनेरा में नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे नोट में क्या लिखे हैं, समझिएगा। जब ग्लूकोज का सूत्र क्या बोले थे? C6H12O6 बोले थे। ठीक है, जब ग्लूकोज दो भागों में टूटता है तो उसे पायरूवेट कहा जाता है। जब ग्लूकोज दो भागों में टूट जाएगा तो उसे बोलते हैं हम लोग पायरूवेट। जब ग्लूकोज दो भागों में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं? पायरूवेट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, पायरूवेट में 3 कार्बन वाला अणु मौजूद होता है। पूछेगा आपसे पायरूवेट में कितना कार्बन वाला अणु मौजूद होता है? तो 3 कार्बन वाला अणु मौजूद होता है। और ग्लूकोज में कितना कार्बन वाला अणु मौजूद होता है? तो 6 कार्बन वाला अणु मौजूद होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, यहां दिया है श्वसन। समझिएगा, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर आप सांस लेते हैं तो उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन है तब आप सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन हो रहा है तो उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। और श्वसन वो वायवीय श्वसन किसे बोलेंगे? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब शोषण होता है तो उसे बोलते हैं अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें जो है ग्लूकोज पायरूवेट में बदल जाता है। किसमें? वायवीय शोषण में जो है ग्लूकोज पायरूवेट में बदल जाता है। आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज जो है पायरूवेट में बदलते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या उपस्थिति में, तो क्या बोलेंगे? अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तब। तो ग्लूकोज पायरूवेट में बदल जाते हैं। किसमें? अवायवीय शोषण में। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ग्लूकोज जो है पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में टूटता है। ठीक है, अब समझिएगा, ये ग्लूकोज जो है पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटता है तो कहाँ टूटता है? तो कोशिका के द्रव में टूट जाता है। कोशिका के द्रव में आपको बताए थे ना कि ये मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता था, राइबोसोम पाया जाता था। तो ये सब बिंदा जो बीच में रहता था तो क्या बोलते थे उसे? हम कोशिका द्रव बोलते थे। ठीक है, और यहाँ रहता था केंद्रक के पास तो इसे क्या बोलते थे? केंद्रीय के द्रव बोलते थे। तो कोशिका द्रव में ये सब क्या टूटता है? क्या टूटेगा? तो ये टूटता है ग्लूकोज पायरूवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में टूटता है। मतलब कि ग्लूकोज जो पायरूवेट में टूटता था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये टूटता कहाँ पे है? तो टूटता है कोशिका द्रव में। ठीक है, आगे अब देखिए, पायरूवेट जो है 3 कार्बन वाला अणु बनाता है। पूछेगा आपसे कि पायरूवेट कितने कार्बन वाला अणु बनाता है? कितने कार्बन वाला? तो 3 कार्बन वाला अणु बनाता है। और यहाँ बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ था। तो पायरूवेट जो है 3 कार्बन वाला अणु बनाता है और यहाँ बहुत ही कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब देखते हैं, यह क्रिया जो है किण्वन प्रक्रिया के तहत, पायरूवेट वाला जो क्रिया है यह क्रिया किण्वन प्रक्रिया के तहत ईस्ट में होता है। पूछेगा पायरूवेट की क्रिया जो होती है कहाँ होती है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, अब समझिएगा, जब यही क्रिया कोशिका द्रव में होता है तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, जब पायरूवेट की क्रिया कोशिका द्रव में होगी तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी। ठीक है, और यह पायरूवेट की क्रिया अगर ईस्ट में होगी तो किण्वन की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, लाइसोसोम। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आइटम बॉम्ब। किसका आइटम बॉम्ब? कोशिका का आइटम बॉम्ब। आत्महत्या की थैली, एकदम सीना फाड़ देता है। ठीक है, लेकिन अगर ये सीना फाड़ दिया, लाइसोसोम अगर सीना फाड़ दिया तो समझ लीजिए सबको तहस नहस कर देगा। क्योंकि इसके पीछे, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। ठीक है, किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। इसीलिए बोलते हैं इसे कोशिका का आइटम बॉम्ब, आत्महत्या की थैली। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा।
लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे किए थे। कब किए थे? तो लगभग 1959 में किए थे, देख लीजिएगा, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है। लाइसोसोम जो है दोहरी झिल्ली का बना होता है, ठीक है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। मतलब लाइसोसोम किस में पाया जाता है? केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। आगे, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, जो बोले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है और यही एंजाइम तेजाब का काम करता है, तेजाब का, ठीक है। तेजाब का काम कौन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि लाइसोसोम में होता है। इसीलिए लाइसोसोम एक नंबर का हरामी होता है। हरामी इसलिए होता है क्योंकि अगर इससे कोई घुसिया गया, इससे अगर मार हो गया तो अपना सीना चीर देता है। ले चीर लियो सीना, और जब ये सीना चीरेगा ना तो सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है सीना छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। और छाती फाड़ के जब बाहर आएगा तो इसके अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और यही बम का काम करता है, धरीम धरीम धरम, इस तरह से एकदम काम करता है। इसीलिए बोला जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, ठीक है, क्योंकि इसमें आइटम बम होता है। क्या होता है? इसे कोशिका का आइटम बम कहा जाता है। अन्यथा सेल का आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, ठीक है। किसे? लाइसोसोम को। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक हक करके लेके चल रहे हैं। कोशिकाओं के अंदर, कोशिका के अंदर कौन कौन अंग पाए जाते हैं, तो हम क्या क्या देखें। लाइसोसोम देख लिए, ठीक है, लाइसोसोम देख लिए, और ही बहुत माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, ठीक है। और भी आगे देखेंगे गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ठीक है, केंद्रक का क्या काम है, सारा चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, सेल के बारे में देख रहे थे, आज हम देखेंगे आगे। ये हो गया पूरी तरह से सेल, और सेल में जो ये सब जो दिख रहा है ये कोशिका के अंदर ये अंग है, जिसे बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग में कौन कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लगभग इसके बारे में हम पढ़ लिए थे, कोशिकांग अंग के बारे में, कोशिका अंग के बारे में। अब देखेंगे हम लोग राइबोसोम के बारे में। कल के वीडियो में देखे थे लाइसोसोम के बारे में, और आज देखेंगे हम लोग राइबोसोम के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा, राइबोसोम का खोज कौन किया था? तो पैलार्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, वही किए थे, ठीक है। लेकिन इसका नामांकन कौन किए थे? तो रॉबिन्स और ब्राउन। रॉबिन्स और ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे, वही जो है राइबोसोम की खोज किए थे, ठीक है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन निर्माण कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो प्रोटीन निर्माण करने का काम है, ये किसका काम है? तो यह राइबोसोम का काम है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। किसे? राइबोसोम को। कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम जो है ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग पूछेगा तो क्या बोलेंगे? राइबोसोम। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर दूसरा सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सूत्रकणिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नो डाउट, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग गोल्जी काय के बारे में, ठीक है, गोल्जी काय के बारे में, या फिर गोल्जी बॉडी, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। आप समझिएगा, गोल्जी काय के खोज जो किए थे, ये किए थे कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी जो है गोल्जी काय की खोज किए थे, ठीक है। अब देखिएगा, गोल्जी काय का काम क्या है? तो गोल्जी काय का काम है कि नष्ट हुई कोशिकाओं को ढूंढकर पैकेट बंडल बनाता है, पैकेट बंडल बनाता है, अन्यथा हर जगह ऊर्जा पहुंचाने का जो काम करता है, ये गोल्जी बॉडी का काम है या फिर गोल्जी काय का काम है। गोल्जी बॉडी को ही इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब गोल्जी काय को ही इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी, फंसिएगा नहीं, ठीक है। तो मुख्य रूप से गोल्जी काय का जो काम है, इसका काम है हर जगह ऊर्जा पहुंचाना। इसीलिए बोला जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस डंडा दिखा के या कुछ भी बोलिए, ये रास्ता देता है, पहुंचाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का जो काम करता है, ये गोल्जी काय का काम है। अगर हम बोल रहे हैं तो मेरे मुंह के अंदर ऊर्जा भी कौन पहुंचाया? ये गोल्जी काय पहुंचाया। अगर किसी से मार करना है मुझे, तो मुझे हाथों में ऊर्जा कौन पहुंचा के लेगा?
पहुंचा के देगा, ये गोल्जी का देगा। अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ेंगे तो पैर के अंदर ऊर्जा मुझे कौन ला के देगा, ये गोल्जी का देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा गोल्जी का जो उपनाम है तो आपको हम क्या बोले, ट्रैफिक पुलिस, इसे बोलते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र के जो खोज किए थे ये किए थे वाल्डेयर। कौन किए थे, वाल्डेयर किए थे गुणसूत्र के खोज। ठीक है, अब समझिएगा ये क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं ये हमेशा जोड़ा में पाए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य का निर्माण हो, बच्चा का निर्माण हो, कुछ भी हो, हर चीज़ जोड़ा में आपको मिलेगा। आँख लीजिए जोड़ा में मिलेगा, हाथ लीजिए जोड़ा में मिलेगा, पैर लीजिए जोड़ा में मिलेगा, हर चीज़ आपको जोड़ा में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र से ही ये पता चलता है कि हाथ पैर किस आकार के होंगे, कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से ही तो क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। इसकी खोज किए थे वाल्डियर। एग्जाम्पल में ले लीजिए मनुष्य का गुणसूत्र, कितना जोड़ा, 23 जोड़ा होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्रोमोसोम सिंगल मिला, अगर ये क्रोमोसोम कहीं पर सिंगल मिला तो ये बीमारी उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, ये बीमारी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बीमारी उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो वह है 46। जोड़ा में पूछ लिया तो 23 जोड़ा, जोड़ा में पूछ लिया तो 23 जोड़ा। ठीक है, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 78। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 78। जितना ज़्यादा गुणसूत्र जिसमें पाया जाता है उतना ही उसको ज़्यादा गर्मी लगता है। इसीलिए कुत्ता लोग को जो है ज़्यादा गर्मी लगता है। किसको, कुत्ता को। कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक गुणसूत्र वाला अगर प्लांट पूछ लिया, पौधा पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम इसमें जो पाए जाते हैं सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल गुणसूत्र कितना पाए जाते हैं, तो 1260। और जोड़ी में पूछ लिया तो 630 जोड़ी पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम में गुणसूत्र। ठीक है, आगे सबसे कम गुणसूत्र, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, मटर का पौधा। मटर में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक थे, परीक्षण करने के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किए थे, मटर का इस्तेमाल किए थे अपना परीक्षण करने के लिए। तो पूछेगा आपसे कि मेंडल ने अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किए थे गुणसूत्र में, तो क्या बोलेंगे, मटर का उपयोग किए थे। मटर में गुणसूत्र की संख्या जो है ये 14 होती है। कितना होती है, 14। टोटल गुणसूत्र की संख्या 14। ठीक है, आगे आगे देखते हैं हम लोग गुणसूत्र। गुणसूत्र 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा ऑटोसोम, एक मिलेगा ओलोसोम। एक मिलेगा ऑटोसोम, एक मिलेगा ओलोसोम। ऑटोसोम को हिंदी में ऑटोसोम ही बोलते हैं, ओलोसोम को हिंदी में ओलोसोम ही बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब समझिएगा ऑटोसोम में जो गुणसूत्र पाई जाती है ये मनुष्य में 22 जोड़ी पाई जाती है। मतलब टोटल बोल सकते हैं 44 ही पाई जाती है। टोटल 44 ही पाई जाती है। चाहे मनुष्य में तो सभी आ जाएंगे, चाहे लड़का हो कि लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो एक ही है, मनुष्य में आ जाएंगे वो सब। ठीक है, तो समझिएगा, तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी पाई जाती है, कुल बोलेंगे तो 44। ठीक है, अब देखिएगा यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं हम लोग कि ऑटोसोम में जो है चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों में समान पाई जाती है। टोटल पूछेगा तो 44 को गुणसूत्र पाई जाती है। लेकिन मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या टोटल है कितना, 46। तो 2 को तो कम है, तो 2 को जो पाई जाती है यहाँ पाई जाती है ओलोसोम में। ठीक है, ओलोसोम में। और ये ओलोसोम के वजह से ही ये निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान ये पता चलता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो समझिएगा ओलोसोम में जो गुणसूत्र पाई जाती है, समझिएगा ये पाई जाती है एक जोड़ी
एगो में एक्स एक्स पाई जाती है और दूसरा एगो में एक्स वाई पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, एक्स एक्स जो पाई जाती है ये लड़की में पाई जाती है और एक्स वाई जो गुणसूत्र पाई जाती है ये लड़का में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे देखते हैं, गुणसूत्र की असमानता, गुणसूत्र की असमानता समझते हैं। ठीक है, समझिएगा, जैसे कि आपसे पूछेगा ट्रांसजेंडर में गुणसूत्र की संख्या कितना, 47। गुणसूत्र की संख्या कितना होती है ट्रांसजेंडर में, तो 47। अब ये समझिएगा, ट्रांसजेंडर जो जन्म ले लेते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर को क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। तो किन्नर ये कैसे हो जाते हैं? ठीक है, या तो लड़का होना चाहिए या फिर लड़की होना चाहिए, लेकिन ये बीच का क्यों हो जाते हैं ये समझते हैं। ध्यान समझिएगा, अब देखिएगा, एक है लड़का एक है लड़की, एक है लड़का एक है लड़की। यहाँ से समझिएगा, देखिएगा, लड़की में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और लड़का में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजर हुआ, उसके बाद जो है फर्टिलाइजर के दौरान जो है अगर लड़का के गुणसूत्र से एक्स आ गया, लड़का के गुणसूत्र से एक्स आ गया और लड़की के गुणसूत्र से तो एक्स ही आएगा, क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो एक्स ऐसी होती है, कितना ही फर्टिलाइजर हो लेकिन लड़की की तरफ से एक्स ही आएगा, क्योंकि इसके पास एक्स ही है और लड़का के पास एक्स वाई है। तो फर्टिलाइजर के दौरान जो है लड़का की तरफ से अगर एक्स आ गया और लड़की की तरफ से एक्स ही आता है, तो एक्स एक्स मिल के क्या हो जाएगा, लड़की पैदा हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है लड़का की तरफ से वाई आ गया और लड़की की तरफ से एक्स आ गया, तो एक्स वाई मिलके क्या हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लड़का पे। ठीक है, लड़का का गुणसूत्र जो है फर्टिलाइजर में कैसे आ रहा है, एक्स आ रहा है तो लड़की, क्योंकि इधर से तो एक्स है इसके पास, तो एक्स एक्स मिलके लड़की, उधर से वाई आ रहा है तो एक्स वाई मिलके लड़का, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। वहाँ जा रहे हैं कि किन्नर मतलब कैसे होते हैं वो समझते हैं, तो यही समझिएगा किन्नर कैसे होते हैं। किन्नर में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितना है, तो 47। कैसे हुआ 47, तो समझिएगा, देखिएगा, देखिए, नॉर्मल इंसान की जो गुणसूत्र होती है तो एक्स वाई मिलके मतलब 46, ये तो कन्फर्म है 46 आएंगे। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन जब दोबारा होते हैं तो लड़का की तरफ से क्या होता है, एक्स गुणसूत्र आ जाते हैं। ठीक है, लड़का की तरफ से एक्स गुणसूत्र आ जाते हैं। ठीक है, और लड़का से ऑलरेडी जो है वाई गुणसूत्र आया हुआ रहता है, तो ऑलरेडी क्या आ जाते हैं, यहाँ से एक्स वाई आ जाते हैं गुणसूत्र लड़का की तरफ से ऑलरेडी, मतलब कि वाई ऑलरेडी आया हुआ रहता है या फिर एक्स ऑलरेडी आया हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन फिर जब निषेचन होता है, दोबारा निषेचन जब होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, लड़का की तरफ से एक्स आ जाता है। ठीक है, और एक्स वाई नहीं समझिए, देखिए यहाँ ऑलरेडी जो है एक्स वाई मिल के लड़का पैदा करेगा ना, और वहाँ फिर से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहाँ से क्या होता है, लड़का की तरफ से फिर से एक्स आ जाता है। उसे लगता है कि कमी है कुछ ना कुछ, लेकिन कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ से क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो एक्स वाई ऑलरेडी रहता है और एक्स वाई मिल के एक्स वाई ऑलरेडी रहता है प्लस फिर से एक्स आके टोटल 47 गुणसूत्र बना देता है, और ये क्या कर देता है, तो किन्नर पैदा कर देता है। क्या कर देता है, किन्नर पैदा कर देता है। ठीक है, किन्नर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, आगे देखते हैं। किन्नर के समुदाय के लोग जो है कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब कोशिका विभाजन समझिएगा क्या होता है। कोशिका विभाजन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें पुरानी कोशिका जो है विभाजित होकर नई कोशिका या डिवाइड होकर नई कोशिका या डॉटर सेल में बदल देते हैं, उसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। पुरानी कोशिका ही नई कोशिका निर्माण कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब था मेरा आज का टॉपिक। अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, थोड़ा डीप पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को जो है कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, आज देखेंगे हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन। ध्यान से समझिएगा, सेल डिवीजन किसे बोलते हैं, जब पुरानी कोशिका विभाजित होके
नई कोशिका में बदल जाती है, मतलब पुरानी कोशिका डॉटर सेल में बदल जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होते हैं ये दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री। एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री। समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस और अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समसूत्री विभाजन को क्या बोलेंगे? माइटोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन को बोलेंगे मियोसिस डिवीजन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा समसूत्री विभाजन की डेफिनेशन क्या बोला गया है। इस विभाजन में जो है पुरानी कोशिका विभाजित होके दो डॉटर सेल में बदल जाती है, दो डॉटर सेल में बदल जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। जैसे कि ये पुरानी कोशिका हो गया और ये जो है कोशिका है। ठीक है, ये पुरानी कोशिका है। तो क्या बोला गया है कि इस विभाजन के फलस्वरूप जो है पुरानी कोशिका दो डॉटर सेल में बदल जाती है। तो पुरानी कोशिका ही जो है आगे जाके दो डॉटर सेल में बदल गया, दो डॉटर सेल में बदल गया। लेकिन इसमें जो विभाजन हुआ है ये कैसा विभाजन हुआ है? समान प्रकार का विभाजन हुआ है, क्योंकि दो डॉटर सेल में जो बदल गया तो इसमें जितना पुरानी कोशिका में जितना गुणसूत्र पाया जाएगा उतना ही गुणसूत्र नीचे वाला में पाया जाएगा, मतलब कि डॉटर सेल में पाया जाएगा। समान प्रकार का विभाजन हुआ। मेरे में 46 गुणसूत्र है तो मेरे द्वारा जो इतने भी संतान उत्पन्न होंगे तो उसमें भी तो 46 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो उसमें कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो वही बोला गया है कि पुरानी कोशिका आगे जाके क्या होती है? दो डॉटर सेल को जन्म देती है और इसमें समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप ये डॉटर सेल को जन्म देती है। तो इसमें कितना गुणसूत्र? पुरानी कोशिका में 3 गुणसूत्र है, 1 2 3। तो दो डॉटर सेल को जन्म दिया तो इसमें भी तो तीनों को पाया जाएगा ना, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिगर के माध्यम से ये हो गया किसका फिगर? तो समसूत्री विभाजन का फिगर। ठीक है, अब समझिएगा समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, अब देखिएगा यह प्रक्रिया जो है ऑटोसोम में पाई जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि समसूत्री विभाजन जब भी होती है ना तो हमेशा ऑटोसोम में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समसूत्री विभाजन ऑलोसोम में होती है या ऑटोसोम में होती है, तो क्या बोलेंगे? हमेशा ऑटोसोम में होती है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप कितना डॉटर सेल को जन्म देती है या विभाजित होती है कितना डॉटर सेल में, तो क्या बोलेंगे? 2 डॉटर सेल में। ठीक है, और दोनों में समान प्रकार का विभाजन होगा। जितना गुणसूत्र पुरानी कोशिका में पाए जाएंगे उतना ही गुणसूत्र पूरा मतलब जितना गुणसूत्र पुरानी कोशिका में पाए जाएंगे उतना ही गुणसूत्र जो है डॉटर सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये फिगर है। अब देखिएगा यह प्रक्रिया हमेशा ऑटोसोम में होती है। ठीक है, ऑटोसोम गुणसूत्र में होती है हमेशा यह प्रक्रिया, और यहीं से कायिक कोशिका का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा कि कायिक कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप 2 डॉटर सेल में ये भी 2 डॉटर सेल को जन्म देती है और 2 डॉटर सेल जो है आगे जाके कायिक कोशिका में बदल जाती है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। अब समझिएगा इस प्रक्रिया में पुरानी कोशिका जो है विभाजित होके 4 डॉटर सेल में बदल जाती है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 डॉटर सेल में बदलेगा। समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 डॉटर सेल में बदलेगा। और 2 डॉटर सेल कौन हो गया? तो ये पुरानी कोशिका हो गया। 2 डॉटर सेल ये हो गया 1 2। ठीक है, ये 2 डॉटर सेल। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में कितना डॉटर सेल? तो 4 डॉटर सेल, 1 2 3 4। ठीक है, तो वही बोला गया है इस प्रक्रिया में पुरानी कोशिका जो है विभाजित होकर 4 डॉटर सेल में बदल जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब फिगर के माध्यम से समझिएगा। देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो कितना कोशिका कितना डॉटर सेल को जन्म देंगे? कितना डॉटर सेल को जन्म देगी? तो 4 डॉटर सेल को जन्म देगी। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितना डॉटर सेल? तो 4 डॉटर सेल। इसी को बोलते हैं पुत्री कोशिका। सीधा याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, मतलब पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, आगे
तो ये 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ। अब देखिए समसूत्री विभाजन में जितना गुणसूत्र इसमें था उतना ही डॉटर में पाया जाएगा। 3 गो था इसमें तो 3 गो इसमें पा गया, इसमें 3 गो इसमें पाया गया, ठीक है। लेकिन अठसूत्री विभाजन में क्या होगा समझिएगा, ये आधा डिवीजन होगा। 4 गो पुराने कोशिका में अगर गुणसूत्र है, मान लीजिए 4 गो पुराने कोशिका में गुणसूत्र है और 4 गो डॉटर सेल है, तो 4 गो मतलब आधा, ये बट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 को बट जाएगा। ये 2 को इसमें आ जाएगा, 2 को इसमें आ जाएगा, 2 को इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आधा डिवीजन हो जाता है। अब समझिएगा यह प्रक्रिया जो है हमेशा ओलोसोम में होती है। अठसूत्री विभाजन की प्रक्रिया ओलोसोम में होती है, जबकि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हमेशा ऑटोसोम में होती है, हमेशा ऑटोसोम में होती है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया ऑटोसोम गुणसूत्र में होती है और अठसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हमेशा किस में होती है, तो हमेशा ओलोसोम गुणसूत्र में होती है, ओलोसोम गुणसूत्र में होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, और यह अठसूत्री विभाजन जो है प्रजनन कोशिका बनाती है। समझिएगा, समसूत्री विभाजन काय कोशिका बनाया, समसूत्री विभाजन जो है काय कोशिका का निर्माण किया, और अठसूत्री विभाजन कौन कोशिका का निर्माण करेगा, तो प्रजनन कोशिका का निर्माण करेगा। याद रखिएगा, प्रजनन कोशिका का निर्माण अठसूत्री विभाजन से और इकाई कोशिका का निर्माण समसूत्री विभाजन से, दोनों याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं लबक समझिएगा, आगे टॉपिक है लबक को बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टिड, ठीक है। इसके खोज जो किए थे हेकल नाम का वैज्ञानिक थे, वही इसके खोज किए थे। इसका कार्य क्या है, वर्णक मतलब लबक का काम क्या है, तो इसका काम है रंग देना, पेड़ पौधों में रंग देना, ठीक है। यह जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं लबक जो है, ये 3 प्रकार के लबक होते हैं। एक होते हैं हरित लबक, एक होते हैं श्वेत लबक जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, लबक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, हरित लबक, ठीक है, और हरित लबक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 गो लबक पाए जाते हैं। अब तीनों की विशेषता समझिएगा। देखिएगा, हरित लबक इसका काम क्या है, तो समझिएगा, यह पेड़ पौधे और पत्ती को हरा रंग देता है। हरित लबक काम क्या है, पेड़ पौधे पत्ती को हरा रंग देता है, ठीक है। और इसका खोज कौन किए थे हरित लबक का, तो हेकेल नाम का वैज्ञानिक किए थे, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे पत्ती को हरा रंग देता है, इसलिए इसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पूछेगा किस लबक को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, तो हरित लबक को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है ल्यूकोप्लास्ट, इसे बोलते हैं श्वेत वर्णी लबक, ठीक है। समझिएगा, यह पौधा या पत्तियों में सफेद एवं पारदर्शी रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जिसे बोलते हैं, मतलब पारदर्शी रंग जो प्रदान करते हैं, ये कौन से लबक करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये पेड़ पौधे पत्तियों में सफेद या पारदर्शी रंग प्रदान करते हैं, कौन, तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब समझिएगा, ये फलों एवं जड़ों को सफेद रंग प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे जार है ऐसे, मान लीजिए कोई ऐसे जार है, तो जार में जब उखाड़ेंगे तो सफेद रंग प्रदान करेगा, किसमें, जार में, किसके कारण, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण, ठीक है। पारदर्शी ल्यूकोप्लास्ट के कारण, पेड़ पौधे में सफेद रंग ल्यूकोप्लास्ट के कारण। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, जड़ों में सफेद रंग ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फलों में जड़ों में ये सब सफेद रंग जो होते हैं ये हमेशा ल्यूकोप्लास्ट के कारण ही होते हैं, जिसे बोलते हैं श्वेत वर्णी लबक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, लिली मोंगरा की पत्तियां के बीच बीच में जो है सफ़ेद होती है, बीच बीच में क्या होती है, सफ़ेद होती है। लिली मोंगरा की पत्तियां जो है बीच बीच में क्या होती है, सफ़ेद होती है। किसके कारण सफ़ेद होती है, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण सफ़ेद होती है, जिसे बोलते हैं श्वेत वर्णी लबक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसे बोलते हैं वर्णी लबक। क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, वर्णी लबक। अब समझिएगा इसका काम क्या है, ये किसी भी पौधे में कृत्रिम रंग देने का काम करता है। जैसे कि सेब का लाल रंग एंथ्रोसायनिन के कारण होता है ना, तो ये किसी भी पौधे में कृत्रिम रंग देने का काम करता है। कोई फल का रंग है हरा, कोई मिर्च का रंग है लाल, किसके वजह से, तो यह हमेशा क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब देखिए यही चीज़ हम यहाँ लिखें,
फल में रंग प्रदान करना और वर्णक, किस वर्णक के कारण वो हम देखेंगे। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से तो होता ही है, प्लस वर्णक देखेंगे। वर्णक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मूली, जैसे कि मान लीजिए मूली, मूली जो होते हैं ये ब्राउन होते हैं, वाइट नहीं होते, ब्राउन होते हैं। मूली का ब्राउन रंग, मूली का ब्राउन रंग किसके कारण? तो मेमोडिकोसाइड के कारण, मेमोडिकोसाइड के कारण मूली का ब्राउन रंग, मूली का ब्राउन रंग मेमोडिकोसाइड के कारण। ठीक है, मिर्च का लाल रंग किसके कारण? कैप्सेथिन के कारण, कैप्सेथिन के कारण, कैप्सेथिन के कारण। ठीक है, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण। ठीक है, मिर्च का हरा रंग पूछेगा तो कैप्सेसिन के कारण। यहाँ सिन है, यहाँ थिन है, थिन लगेगा तो लाल रंग, सिन लगेगा तो हरा रंग, याद रखिएगा, फंसिएगा नहीं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, तरबूज का लाल रंग लाइकोपेन के कारण, लाइकोपीन के कारण। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, सेब, गाजर का लाल रंग किसके कारण? एंथोसायनिन के कारण। गाजर का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग नए हैं स्टूडेंट, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द जो है दरोगा का हम टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, यहीं यूट्यूब पे चलेगा बहुत जल्द, एकदम 1 से 1.5 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बहुत फास्ट चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।